नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी विद श्लोक में। दोस्तों, हम लोग भूगोल की स्पेशल सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज जैसा कि आपने देखा होगा कि ये भारत का मैप ड्रॉ है, लेकिन इस समय अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें भारत में आपका जो दक्षिणी भाग है, मतलब दक्षिण भारत के जो हिस्से हैं वो हिस्सा ड्रॉ किया गया है। साथ ही साथ आपकी कुछ नॉर्थ ईस्ट लिया गया है और कुछ उत्तर भारत का लिया गया है, क्योंकि पूर्व में हम उत्तर भारत की जो भी नदियां थी सिंधु नदी तंत्र पढ़ चुके थे। तो उत्तर भारत का इतना महत्वपूर्ण नहीं था जो पूरी तरीके से आपका उत्तर भारत है, तो वो हिस्सा हम लोगों ने आज नहीं लिया है। आज जो हम लोग नदी तंत्र अपना पढ़ेंगे उसमें हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो नदी पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ नदी ऐसी होंगी जो आपके दक्षिणी भाग में आपके अरब सागर से मिलेंगी और कुछ नदी आपकी बंगाल की खाड़ी से मिलेंगी। तो हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे आज है वो है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अगर इसकी बात करें, कोई हमसे पूछता है कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र क्या होता है, तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की अगर बात करें, इसमें जो नदियों की हम बात करेंगे तो उन नदियों की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो इसमें जो प्रमुख रूप से नदियां होती हैं, क्योंकि इसमें दो तरह के हम नदियां पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हिंद महासागर। अगर हम बात करें, यहाँ सभी को दिख रहा होगा ना। अब हम देखिए चर्चा करते हैं। देखिए मैंने तीन चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक आपका सबसे पहले तो ये आपको पता होगा, पूर्व के वीडियो में मैंने आपको जब घाट पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि ये आपका पूर्वी घाट है जबकि ये आपका पश्चिमी घाट है। और नीचे की अगर हम बात करें तो ये पूरी तरीके से दक्षिणी भारत का हिस्सा है, जहाँ पे अगर हम बात करें तो इस तरफ तमिलनाडु है जबकि इस तरफ आपका केरल है। केरल के ऊपर अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ से हम बात करते हैं, अगर हमसे तटों की कोई बात करता है तो मैंने आपको बताया था कि तट कौन कौन से हैं, 9 हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ बात करते हैं तो ये आपका गुजरात है, उसके बाद यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा, फिर आपका कर्नाटक, फिर आपका केरल। अगर उसके बाद बात करते हैं तो इस तरफ आपका ये क्षेत्र तमिलनाडु है, जबकि तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश है, ये भाग आपका उड़ीसा है और ये भाग आपका यहाँ तक की, ये जो ऊपर तक की है ये कुछ भाग है, ये तो पूरा सिक्किम है, जबकि ये भाग यहाँ तक की अगर हम बात करें तो ये आपका पश्चिम बंगाल है। तो ये आपकी पूर्व की बात थी, जो कुछ डिस्कशन भी जरूरी होता है कि पूर्व की क्लास के कुछ रिव्यूज भी होते हैं। जो लोग वीडियोस नहीं देखते हैं तो उन्हें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि पूर्व में हमारे द्वारा आपको क्या पढ़ाया गया है। अब देखिए यहाँ से बात करते हैं कि जब हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें दो तरीके की नदी पढ़ेंगे। एक तो देखिए आपकी नदी जो हम लोग पढ़ेंगे वो नदी पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। सबसे पहले तो एक भाग ये है, मतलब ये दो भाग में हमें पढ़ना है, जबकि इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां होंगी। इसके अलावा जो दूसरी नदियां होंगी वो आपके अरब सागर में गिरने वाली नदियां होंगी। मतलब जो दूसरा अगर हम बात करें तो वो है आपका अरब सागर। अगर अब यहाँ से हम बेसिक बात करें तो देखिए अरब सागर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में आपकी जो प्रमुख रूप से गिरने वाली नदियां हैं, तो अरब सागर में अगर हम बात करते हैं, देखिए पहले टॉपिक हमारा है बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि ये हिस्सा है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में जो प्रमुख रूप से नदियां गिरती हैं वो कितनी नदी है, जो मेन नदियां हैं। अगर प्रमुख नदियों की बात करेगा तो वो 6 नदियां हैं, जबकि अरब सागर की अगर बात करता है तो अरब सागर में हमारी 5 नदियां हैं। अरब सागर की अगर हम बात करते हैं तो अरब सागर की हम यहाँ से ऊपर से नीचे तक बात करेंगे तो अगर कि अरब सागर की जो 5 नदियां हैं उसमें प्रमुख रूप से अगर कोई हमसे बात करता है तो वो मैंने आपको बताया था कौन कौन सी नदियां हैं। तो अरब सागर की जो नदियां हैं वो है आपकी नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी और साबरमती। ये 5 नदियां हैं आपकी अरब सागर में जो गिरती हैं। अब इसमें हम बात करेंगे, देखिए ये लूनी नदी का महत्व तो कुछ अलग है। अभी जब नदियों के बारे में अभी जब डिस्कशन होगा
तो इसका महत्व मैं आपको बताऊंगा कि इसका महत्व क्या है, कैसे है। जबकि अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं, देखिए एक क्रम है इसका। अगर हम इस क्रम से यहां से बात करेंगे तो एक क्रम यहां से है, नीचे की ओर हम आएंगे, बाकी नदियां टोटल 6 हैं। अगर हम नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सी नदी है, सबसे पहले आपकी महानदी, पता है सभी को, उड़ीसा। जबकि अगर दूसरी नदी की बात करें तो कौन सी नदी है, वो है आपकी गोदावरी। दूसरी नदी आपकी गोदावरी है। तीसरी नदी की अगर हम बात करें तो गोदावरी के नीचे जब आते हैं तो कृष्णा नदी, कृष्णा नदी है। चौथी नदी की अगर हम बात करते हैं तो चौथी नदी कौन सी है, वो इस हिस्से में है आपकी, कौन सी नदी है, पेन्नार। पांचवी नदी की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी है, पांचवी नदी हमारी है यहां पे, जो यहां से निकलती है वो है आपकी कावेरी। और जो सबसे अंतिम की अगर हम बात करें तो सबसे अंतिम जो हमारी नदी है वो कौन सी है, वेंगई नदी। ये अगर कोई हमसे पूछता है तो ये पूर्व से दक्षिण की ओर की नदियों की बात है कि सबसे ऊपर देखिए महानदी आपकी यहाँ पे है, ये आपके उड़ीसा का भाग है। उड़ीसा का अगर कोई हमसे पूछता है महानदी, तो महानदी आपको पता है उड़ीसा। अभी इसका उद्गम स्थल और इसके पूरी तरीके से इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो यही टॉपिक है, तो इस पे हम लोग जो बात कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो अरब सागर में, अरब सागर का हिस्सा ये है, ये देखिए मैंने अरब सागर लिखा है। तो अरब सागर में कितनी नदियां गिरती हैं, वो 5 नदियां गिरती हैं। जबकि अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो जो प्रमुख नदियां हैं वो आपकी 6 हैं। ये 6 याद रखिएगा, 6 और 5 की संख्या जरूर याद रखिएगा। ये आपके परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत, अगर अपवाह तंत्र की बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत में, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत ये हिस्सा कहा जाता है, क्यों, क्योंकि प्रायद्वीप का मतलब ही होता है कि जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है। अगर इस क्षेत्र की हम बात करें तो ये क्षेत्र देखिए, ये पूरी तरीके से केवल इसका एक भाग स्थल से टच करता है, बाकी जो पूरा भाग है वो आपके जल से टच करता है। तो ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, मतलब प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं इसे। तो इसके अलावा अब बात करते हैं, देखिए यहाँ से प्रमुख नदियों की। तो प्रमुख नदियों में आपकी नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, लूनी है, साबरमती है। ये आपकी अरब सागर, मतलब ये हिस्सा जो अरब सागर है, इस अरब सागर में जो नदियां मिलती हैं, आज हम लोग पहले ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं उनमें अगर प्रमुख रूप से हम बात करें तो कौन सी नदी है, देखिए नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, लूनी है, साबरमती है। अगर आपको याद होगा जब माउंटेन रेंज में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने इन नदियों के बारे में बताया था, जिसमें आपकी नर्मदा और ताप्ती के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी कि नर्मदा और ताप्ती कहाँ से निकलती है और कैसे बहती है। तो आज जो हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं वो सबसे पहले है नर्मदा। देखिए एक चीज याद रखिएगा, नदी तंत्र बहुत आराम से मैं पढ़ा भी रहा हूं और सभी लोग बहुत आराम से पढ़िएगा, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए ये बात याद रखिएगा कि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा कि कोई भी अगर कोई चीज आपको बताई जा रही है तो उसमें आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये मत करिएगा कभी भी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आपकी नर्मदा नदी की। देखिए अगर हम बात करें यहां से तो 2 चीजें आपकी, देखिए 2 चीज मैंने बताई। जब सतपुड़ा पर्वत रेंज पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बताया था नर्मदा और महानदी के बारे में बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो मैकाल पर्वत के पास अमरकंटक की पहाड़ी है जिसे हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हमसे बात की जाती है नर्मदा नदी की बात करेंगे तो नर्मदा नदी देखिए क्या है, नर्मदा नदी ये आपकी नर्मदा नदी है जो आपके एमपी से बढ़ती है, एमपी से बहते हुए आपके गुजरात में जाती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के समाप्त हो जाती है। अब इसके बारे में अगर हम बाद में अभी चर्चा करेंगे, अभी तो केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा ये नदी आपकी, ये देखिए ये आपकी बंगाल की खाड़ी की नदी है। मैंने आपको बताया था महानदी जो आपकी है वो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये उड़ीसा में है और उड़ीसा का शोभित हम लोग महानदी को बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ये कहाँ से निकलती है, ये भी आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। क्यों, मैंने आपको बताया था। अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर आपकी सोन नदी है, 3 नदियां मैंने आपको यहाँ से बताई थी कि अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदी निकलती हैं। तो पूर्व की अगर हम बात करें तो पूर्व में आपकी महानदी। उसके अलावा अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आपके नर्मदा, जबकि उत्तर की बात करें तो उत्तर में आपके कौन सी है, सोन नदी बहती है। तो
तो ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा अगर हम ऊपर की बात करें, इसके अलावा अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ 3 नदियां हैं। एक नदी आपकी है अब देखिए मैंने यहाँ पे आपकी 3 नदियां बनाई हैं। 3 नदी कौन कौन सी? तो अगर हम बात करते हैं, देखिए ये 3 नदी मैंने आपको अभी जब बताया था तो सबसे पहले ये तो महानदी आपकी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी थी। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करते हैं, इसके अलावा अगर हम नीचे बात करें तो इसी के अलावा आपकी सतपुड़ा माउंटेन रेंज में एक और नदी थी। कौन सी नदी थी? मैंने आपको बताया था ताप्ती नदी। तो ये नदियां जो हैं आपकी, ये मैंने आपकी जो 5 नदी बनाई है, ये आपकी जो है ये इस जगह गिरती है, मतलब ये जो आपका अरब सागर का भाग है इसमें आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। तो अब देखिए अगर नीचे से बात करें तो सबसे पहले ताप्ती नदी है आपकी, ताप्ती नदी के बाद आपकी नर्मदा नदी है, फिर साबरमती नदी है, फिर आपकी माही नदी है, फिर आपकी लूनी नदी है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा लूनी नदी, क्योंकि ये अरावली पर्वत श्रृंखला, आपको याद होगा मैंने जब पढ़ाया था तो अरावली पर्वत श्रृंखला में मैंने आपको बताया था कि नाग पर्वत की सीरीज जो थी वहां से आपकी लूनी नदी निकलती है, राजस्थान से निकलती है और ये खंबात यहाँ से होते हुए आपकी खंबात की खाड़ी के पास में समाप्त हो जाती है। खंबात की खाड़ी के पास ही आपका कच्छ की एक जगह है, कच्छ, वहां पे कच्छ के रण के पास में जो कच्छ का दलदल है, दलदली भाग बोला जाता है, वहां पे ये समाप्त होती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपकी ये है ताप्ती, ये आपकी नर्मदा, ये आपकी साबरमती, ये आपकी माही और ये आपकी लूनी नदी। अब देखिए ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि जो आपकी ये वो नदियां हैं जो आपके अरब सागर में गिरती हैं। इसके अलावा ये आपकी महानदी है, महानदी को मैं ब्लैक से मेंशन कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि महानदी जो आपकी है ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सबसे पहले जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि वे नदियां जो आपके अरब सागर में गिरती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी, अब देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। एक चीज याद रखिएगा, जो नदियां हैं नदियों की 2 चीजें हमें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो आपका उद्गम स्थल, विशेषता, और यदि उसकी कोई प्रमुख नदी है, ये पढ़ना होता है। मतलब ये चीज हमें हर नदी में पढ़नी होगी। यदि इसकी कोई प्रमुख नदी है तो वो हमें पढ़नी होगी, क्या विशेषता है। इसके अलावा इनमें से जो प्रमुख रूप से, जैसे अगर हमने लूनी की अभी हमने बात की थी कि ये राजस्थान की नाग पहाड़ी से निकलती है और जो है आपके यहाँ पे कच्छ के रण के पास आकर के समाप्त हो जाती है। मतलब कच्छ का रण जहाँ आपके जंगली गधे पाए जाते हैं और कच्छ के रण में ही आपका दलदली क्षेत्र होता है, वहां पे ये समाप्त होती है। और ये सबसे ज्यादा सॉइली, मतलब सबसे ज्यादा साल्ट जो है इसको बोलते हैं, साल्टियन लेक भी बोलते हैं अगर बात करता है कोई हमसे लूनी नदी के बारे में। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है? सबसे पहले नर्मदा नदी आपकी अमरकंटक की पहाड़ी, कहां से? एमपी। ये चीज याद रखिएगा, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? ये है आपका उद्गम स्थल, कहां से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अगर हम नर्मदा नदी की विशेषता की बात करें तो नर्मदा नदी की अगर हम बात करते हैं तो जब नर्मदा नदी पे आपको याद होगा कि यहीं से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जब ये गुजरात में प्रवेश करती है, गुजरात में आपको पता है, और इसके पहले गुजरात से पहले जब ये एमपी में चलती है, मतलब एमपी में अपना प्रवाहित होती है, तो विशेषता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका 12 ज्योतिर्लिंग में एक ओमकारेश्वर महादेव, ओमकारेश्वर महादेव का आपका मंदिर है। कहां पे है? ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक है, जिसमें आपके नर्मदा नदी के एक और ओमकारेश्वर महादेव का शिवलिंग है, जबकि दूसरी ओर ममलेश्वर है। अगर हम बात करते हैं इसी के पास में आपके जो नर्मदा नदी है इंदौर के पास ये है, और इसी के पास एक जगह है उज्जैन, आपके एमपी में ही उज्जैन है, और उज्जैन में आपका कौन सी नदी है? वो है क्षिप्रा नदी। और क्षिप्रा नदी के तट पे ही आपको याद होगा कि महाकालेश्वर जी का मंदिर है, और वो भी आपके 12 ज्योतिर्लिंग में एक है। तो हमसे यदि कोई पूछता है तो आपके एमपी में कितने ज्योतिर्लिंग है, तो ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि जो चीजें अगर
कुछ स्पेशल आता जाता है तो वो मैं आपको बताता जाता हूँ। सबसे ज्यादा परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ओमकारेश्वर, ममलेश्वर और आपके महाकालेश्वर, इन तीनों में से कहीं ना कहीं कोई एक क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। और लोगों का जो कंफ्यूजन होता है वो ओमकारेश्वर और ममलेश्वर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ये ओमकारेश्वर होता है, और ओमकारेश्वर महादेव का जो मंदिर है ये नर्मदा नदी के एक ओर है, जबकि दूसरी ओर आपका ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, इससे जब ये नदी गुजरात में प्रवेश करती है तो गुजरात में जब ये बहते हुए जाती है तो आपको याद होगा गुजरात से ये खंबात की खाड़ी में जाकर के समाप्त होती है। लेकिन उसके पहले, अभी कुछ समय पहले की बात है, आपको नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश को समर्पित की थी। तो जो आपकी पूरी दुनिया की सबसे ऊंची, अगर बात की जाए तो सबसे ऊंची अभी तक की मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। तो वो मूर्ति है कहाँ पे है? नर्मदा नदी के तट पे, नर्मदा नदी के तट पे है। लेकिन जगह कहाँ है? नर्मदा नदी में आपकी एक साधुवेता जगह है, साधुवेता द्वीप है, और वहीं पे आपकी सरदार सरोवर डैम भी बना हुआ है। तो विशेषता की अगर हम बात करें तो सरदार सरोवर डैम, साधुवेता द्वीप और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये भी आपकी गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कौन सी है? ये सरदार पटेल जी की, सरदार पटेल जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगर कोई हमसे पूछता है इसके बारे में कि सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, तो वो है आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये सबसे ऊंची है। और अगर इसी की हम बात करें तो जो ये है, यहाँ अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा, तो सबसे ऊंची जो चोटी है, अगर सबसे ऊंची चोटी की हम बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी जब जाती है तो ये आपकी जो है ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जब ये सरदार सरोवर डैम की ही हम बात करते हैं, क्योंकि ये साधुवेता द्वीप एक जगह है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्योंकि ये अक्सर चर्चा में रहता है, ये अभी तक की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची, सॉरी चोटी नहीं, मूर्ति, ये आपकी सबसे ऊंची जो है मूर्ति है अभी तक की जो है। अब इसके बाद बात करते हैं यहां से, और यहीं पे आपके नर्मदा नदी की अगर बात करें, देखिए ये विशेषताएं हैं जो नर्मदा नदी है, ये उसकी विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद अगर बात करेंगे तो यहीं पे जब एमपी से ये नदी निकलती है तो एमपी नदी में ही एक जगह है, एमपी में एक जगह है आपकी जबलपुर, जबलपुर से जब ये निकलती है तो वहीं पे आपके कपिल मुनि, जलप्रपात बनाती है। ये भी आपकी इसकी प्रमुख विशेषताओं में से है कि जब ये नदी निकलती है आपके एमपी से, तो एमपी से जब ये यहाँ से निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, अभी नर्मदा नदी चल रहा है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, तो ये नर्मदा नदी की विशेषताएं हैं, कपिल मुनि जलप्रपात बनाती है, क्योंकि इसे ही लोग अलग अलग भाषा की अगर हम बात करें तो इसे ही, अब इसको जो लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसको कपिल मुनि बोलते हैं, कुछ लोग इसको कपिल धार बोलते हैं, जबकि इसी को अगर हम बेसिक भाषा की बात करें तो जो ये आपका है कपिल मुनि या कपिल धार जलप्रपात, इसे ही लोग धुआंधार जलप्रपात भी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसे ही धुआंधार बोलते हैं। ये आपकी नर्मदा नदी की विशेषताएं हैं। और सबसे अंतिम अवस्था में ये आपकी खंबात की खाड़ी है, तो ये आपकी खंबात की खाड़ी में जाकर के समाप्त हो जाती है। तो ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है नर्मदा नदी से। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे नर्मदा नदी के बाद ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी की अगर हम बात करें तो ताप्ती नदी में हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है कि ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है, अगर ताप्ती नदी के उद्गम की हम बात करें तो उद्गम मैंने आपको बताया था कि बैतूल,
जो आपकी सतपुड़ा माउंटेन रेंज थी, इसमें एक बैतूल जगह थी, बैतूल से निकलती है। अगर कोई हमसे पूछता है कि कहां से निकलती है, तो ये आपकी बैतूल से निकलती है। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? ताप्ती नदी आपकी बैतूल से निकलती है। सतपुड़ा माउंटेन रेंज की बैतूल पहाड़ी है, वहां से निकलती है। अब अगर इसकी बात करें तो देखिए दो चीजें इसकी इंपॉर्टेंट है। क्या? एक तो इसकी सहायक नदी, सहायक नदी की अगर हम बात करें तो सहायक नदी इसकी कौन सी है? वो है केवल पूर्णा, केवल अकेली एकमात्र इसकी सहायक नदी है। कौन सी है? वो है इसकी पूर्णा नदी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, पूर्णा नदी तो इसकी सहायक नदी है, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसकी हम यहां बात करें तो जब ये नदी यहां आती है तो गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात की जब हम बात करते हैं तो यहां से जब हम लोग आते हैं खंभात की खाड़ी के पास, तो इसकी अगर हम बात करें तो सूरत शहर, आपका सूरज याद आता है, सूरत शहर इसी नदी के तट पर बसा है। दिख रहा है सभी लोगों को? देखिए सूरत शहर जो आपका है वो इसी नदी के तट पे बसा हुआ है, तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। ताप्ती नदी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम देखें तो केवल 2 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है आपकी जो है ताप्ती नदी की सहायक नदी कौन सी है? वो पूर्णा नदी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, सूरत शहर इसी पे बसा हुआ है। अभी देखिए मैंने 2 चीजें नहीं बताई हैं, किसमें? नर्मदा नदी के साथ ताप्ती नदी में। एक चीज मिस करूंगा, वो सबसे बाद में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जब वो चीजें, जब बंगाल की खाड़ी के साथ की नदियां आप पढ़ेंगे तो वो चीज आपके लिए ज्यादा समझ में आएगी। इसलिए अगर बेसिक हम यहां से बात करें तो जो आपकी नर्मदा नदी है वो आपकी नदी द्वीप का निर्माण नहीं करती, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी आपकी है एस्चुरी का निर्माण करती है, और ताप्ती नदी, ये 2 नदियां ऐसी हैं जो आपके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं नर्मदा और ताप्ती की, इसीलिए हमेशा नर्मदा और ताप्ती नदी साथ में पढ़ा जाता है, क्योंकि ये 2 नदियां हैं जो ये आपकी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब अगर इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हम लोग जो नदी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माही नदी। अब इसकी अगर हम बात करें, देखिए ये मैंने कुछ इस तरीके से इसकी धार बनाई है यहां से इस तरफ। तो अगर कोई हमसे पूछता है इसकी डायरेक्शन क्या है, तो ईस्ट टू वेस्ट इसकी डायरेक्शन है इस नदी की, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपकी माही नदी। माही नदी की अगर हम बात करते हैं, माही नदी की अगर हम बात करें तो उद्गम स्थल की अगर हम बात करते हैं तो उद्गम स्थल कहाँ है? ये आपके विंध्याचल की पहाड़ियां। अगर विंध्याचल पर्वत मैंने आपको बताया था, तो इसका जो उद्गम है, उद्गम की अगर हम बात करते हैं तो ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है। विंध्याचल पर्वत के पास से निकलती है और ये आगे जाकर के ये खंभात की खाड़ी में समाप्त होती है। केवल लूनी एकमात्र ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में जाकर के समाप्त होती है। कच्छ का जो दलदली क्षेत्र है, एक्चुअली में कच्छ का रण बोला जाता है, जगह को प्रॉपर कच्छ का रण बोलते हैं, लेकिन वहां जो एक दलदली क्षेत्र है वहां पे जाकर के ये समाप्त हो जाती है। हम लोग बात कर रहे हैं माही नदी की। तो माही नदी कहां से निकलती? ये आपके विंध्याचल पर्वत, ये मैंने आपको बताया था विंध्याचल माउंटेन रेंज, तो विंध्याचल माउंटेन रेंज से निकलती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो माही नदी, आपको याद होगा कि अभी मैंने रेखाओं के बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपकी जो कर्क रेखा यहां से गुजरती है, जो भारत से कर्क रेखा जो गुजरती है आपके, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली ये आपकी विशेषता है। विशेषता की अगर हम बात करें तो इसकी विशेषता है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सबसे ज्यादा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी सहायक नदी की, देखिए सहायक नदी बहुत ज्यादा याद रखिएगा, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इसकी सहायक नदियां कुछ ज्यादा हैं, लेकिन हमें जो बेसिक पढ़नी है वो 3 ही पढ़नी है। कौन कौन सी? एक तो आपकी सोन, चाय और जोरबम, ये 3 इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी जो सहायक नदियां हैं माही नदी की, अगर कोई हमसे पूछता है तो वो आपकी सोन नदी है, चाय नदी है और जोरबम नदी। ये कुछ जगह चाय
और चाह। देखिए चाय और चाय ये मत सोचिएगा, एक्चुअली में कंफ्यूजन क्रिएट होता है नाम में। तो कहीं कहीं कुछ जगह अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस के हिसाब से अगर बुक्स होती हैं तो बुक अगर बात करें तो बुक में कुछ अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग वर्डिंग का यूज होता है। तो इसलिए मैंने दोनों नाम लिख दिए हैं, सोन, चाह और जोरबम, ये 3 इसकी सहायक नदियां हैं। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है साबरमती नदी। साबरमती नदी तो आपको याद ही होगा। साबरमती का अपना अलग महत्व है। क्यों महत्व है अभी आपको बताया जाता है। देखिए साबरमती की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि जब हम बापू यानी महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं तो अक्सर जब भी गुजरात की चर्चा होती है तो साबरमती नामक एक जगह है, साबरमती आश्रम का नाम बहुत ज़्यादा आता है। आपको याद होगा कुछ समय पूर्व जब नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ कुछ विजिटर्स आए हुए थे, मतलब अब मुझे पूरी तरीके से नाम तो नहीं याद है, बट जो विजिटर्स आए हुए थे और शायद जापान के आपके प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी थे और वो आए हुए थे, तब वो वहाँ पे आश्रम में गए हुए थे। मुझे क्लियरली नाम नहीं याद है, बट उस जगह पे वो गए हुए थे और वहाँ पे कुछ समय तक वो रुके हुए थे और वहाँ पे संगीत का प्रोग्राम हुआ था। तो वो शायद थोड़ी देर के लिए रुके थे, तब उन्होंने उसके बारे में बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को स्पेशली आकर के बापू के क्रियाकलाप और बापू के जीवन से रूबरू होना है तो वो एक बार इस आश्रम का जरूर से जरूर विजिट करे। ये उन्होंने वहां की विजिटर्स बुक में लिखा हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं साबरमती नदी की। अगर हम साबरमती की बात करें तो साबरमती की अगर हम बात करें सबसे पहले कहां से निकलती है। अगर हम साबरमती नदी की बात करते हैं तो साबरमती नदी जो आपकी निकलती है वो आपकी मेवाड़ की पहाड़ी से निकलती है। कहां से? मेवाड़ की पहाड़ी। तो उद्गम की अगर हम बात करें मेवाड़ की पहाड़ी कहां है, आपको नाम से ही लग रहा होगा, मेवाड़ की पहाड़ी। मेवाड़ की पहाड़ी ये कहाँ है? तो ये है आपका राजस्थान। जो लोग टीजीटी ज्योमेट्री या पीजीटी ज्योमेट्री मतलब आपकी चित्रकला टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ये ध्यान दीजिएगा, मेवाड़ की शैली मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें अलग हैं, हर चीज आपके इस चैनल पे डिस्कस नहीं की जा सकती है, उसके लिए मेरा एक अलग चैनल चल रहा है। तो जो लोग टीजीटी ज्योमेट्री मतलब टीजीटी चित्रकला या पीजीटी चित्रकला की तैयारी करना चाह रहे हैं वो लोग भी वहां जुड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मेवाड़ की पहाड़ी, मेवाड़ शैली जो आपकी है राजस्थानी चित्रकला की जब भी बात आएगी तो राजस्थानी चित्रकला में ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये आपके लिए इस क्लास से जो लोग जुड़े हैं और वो टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये उनके लिए ये प्लस पॉइंट है आज का जो प्लस पॉइंट है, क्योंकि कुछ चीजें मैं यूनिक मतलब आप समझ लीजिए जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी एसटी विद श्लोक में जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ नया मिलना चाहिए और कुछ अलग हटके मिलना चाहिए, तो ये आपका की पॉइंट है। जबकि एसटी विद श्लोक में है तो कुछ की आपको मिलनी चाहिए, तो ये आपकी की है टीजीटी एग्जाम से रिलेटेड। अब अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई हमसे पूछता है गुजरात की राजधानी क्या है तो गुजरात की राजधानी बहुत लोगों को तो कंफ्यूजन ये हो जाता है अहमदाबाद और कुछ लोग कहते हैं गांधीनगर। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है साबरमती कहाँ है। साबरमती आश्रम की अगर हम बात करें तो गुजरात में है और साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है, वो है आपकी मेवाड़ की पहाड़ी राजस्थान से निकलती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी जो विशेषता है, विशेषता की अगर हम बात करें, अगर विशेषता की बात करें देखिए इसकी दो विशेषताएं केवल, और वो केवल इसके राज्यों से रिलेटेड है। एक तो आपका गुजरात की राजधानी, गुजरात की राजधानी क्या है यदि किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकता है। और उसके अलावा जो दूसरा शहर है तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। और इसके अलावा अगर हम बात करें दो चीजें हैं, देखिए एक आपकी गुजरात शहर की राजधानी जो आपके गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य में आपकी जो राजधानी है गांधीनगर, उसके अलावा अहमदाबाद शहर मतलब गुजरात राज्य का जो एक आपका डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद और गांधीनगर वो दो इसी नदी के तट पे बसे हुए हैं। अगर इसकी बात करते हैं, इस नदी की अगर एक्चुअल में बात करें तो इसकी जब लंबाई की हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो आपकी 371 किलोमीटर है। मतलब ये बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं है,
लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, गुजरात की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात करें इस नदी की तो कितनी है, 371 किलोमीटर। इसके अलावा अगर हम बात करें इन नदियों में सबसे ज्यादा जो लंबी नदी है, अगर इन सबसे लंबी नदियों की बात करें तो उसमें आपकी नर्मदा है, वो लगभग 1318 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लगभग में ये आंकड़े हैं। तो ये चीज है। अब केवल एक नदी आपकी बचती है, कौन सी नदी है, वो है आपकी लूनी नदी। लूनी नदी के सबसे पहले उद्गम की अगर हम बात करें तो उद्गम की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से है। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ी से है, राजस्थान, ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला में राजस्थान की जो रेंज है, राजस्थान की जो रेंज है उसमें से एक नाग पहाड़ी है, वहां से आपकी लूनी नदी निकलती है। और लूनी नदी की अगर हम बात करें तो लूनी नदी ही आपकी एकमात्र ऐसी नदी है, देखिए यहां से निकलती है और ये आपके कच्छ के रण के पास समाप्त होती है, लेकिन इसमें जो है साल्टता सर्वाधिक होती है। इसलिए इसको रिवर ऑफ इंडिया ये भी बोलते हैं। इसकी साल्टता अधिक होने के कारण इसको क्या सलाइन रिवर ऑफ द इंडिया भी बोलते हैं। किस नदी को, वो आपकी लूनी नदी है। अगर कोई इनसे पूछता सलाइन रिवर ऑफ इंडिया कौन सी नदी है, वो आपकी लूनी नदी है। कहां से निकलती है, आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला से, अरावली पर्वत श्रृंखला के नाग पहाड़ी से निकलती है। तो ये देखिए ये 5 नदियां आपकी थी। इसके अलावा ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती और नर्मदा नदी ये दोनों एस्चुरी का निर्माण करती हैं ज्वारत का। इसके अलावा साबरमती नदी, आपकी माही नदी और आपकी लूनी नदी, ये 5 नदियों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि इन 5 नदियों में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा महानदी भी मैंने आपको बताई। महानदी की अगर हम बात करते हैं तो महानदी की बेसिक इंफॉर्मेशन यही थी कि ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और अगर बात करें उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, तो उड़ीसा का शोक भी हम लोग महानदी को कहते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ नदियां अभी हैं, ये तो केवल आपने जो अभी नदियां पढ़ी हैं ये आपकी अरब सागर की नदी है, जबकि अगर हम बात करें तो अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में आपकी कितनी 6 नदियां गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, अगर हम सबसे पहले बात करें, देखिए यहाँ पे आपकी 6 नदियां मैंने आपको बताई थी। तो अगर उसमें हम सबसे पहले बात करें, देखिए महानदी के बारे में तो मैंने आपको बताया, इसके बारे में चर्चाएं जो हैं वो आपसे क्रम से की जाएंगी। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ से गोदावरी नदी। ये आपकी गोदावरी नदी। अगर हम गोदावरी नदी की बात करें तो ये है आपकी गोदावरी नदी। इसके अलावा जो हम लोग नदी पढ़ेंगे वो है आपकी कृष्णा नदी, और कृष्णा के बाद अगर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वो है कावेरी। ये 3 नदियां भी प्रमुख रूप से हैं। इसके अलावा आपकी महानदी है और 2 नदियां आपकी और हैं, 6 नदियां हैं टोटल। तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो बात है तो यहाँ आपकी पेंगार नदी है, यहाँ आपकी वेंगई नदी है। तो ये 6 नदियां हैं जो आपकी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन हम लोग जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे गोदावरी नदी। देखिए अब गोदावरी नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ चीजें यहाँ पे यहाँ दिखेगा ना सभी लोगों को। अब अगर कोई हमसे बात करता है गोदावरी नदी के बारे में, अगर कोई हमसे पूछता है तो देखिए अब यहां से 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्या, एक तो सबसे पहली बात ये कि गोदावरी नदी आपकी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर कोई हमसे पूछता है तो वो है आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की अगर लंबाई की कोई हमसे बात पूछता है तो कितनी है, वो है 1475 किलोमीटर। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए सबसे लंबी दक्षिण की मैं बात कर रहा हूं, अगर यहां की बात करते हैं पूरे भारत की सबसे लंबी नदी तो वो है आपकी गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है, गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर।
2525 किलोमीटर है, जबकि इसकी हम बात करते हैं तो ये आपको कहीं कहीं देखिएगा ये 1465 भी लिखा मिलेगा। तो 1465 और 1475 में कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपकी परीक्षा में कौन सा ऑप्शन आ रहा है। अगर 1465 आपको मिलता है, गोदावरी दक्षिण की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, लंबाई कितनी है, तो 1465 है। अगर 1475 ऑप्शन में है तो 1475, और यदि दोनों हैं तो उसमें 1465 ही सही करिएगा। तो क्योंकि ये आंकड़े कहीं कहीं कभी कभी मुझे भी पढ़ते हुए मिल गए थे, तो इसलिए ये आपके साथ डिस्कस किया। बल्कि अगर वास्तविकता में आंकड़े देखे जाए तो 1465 इसका प्रमाणिक आंकड़ा है कि 1465 किलोमीटर है। अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ से सबसे पहले कि कहाँ से इसका उद्गम है। तो देखिए, जहां आपको पता है कि ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। अब महाराष्ट्र के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो देखिए फिर से वही बात आएगी कि गोदावरी नदी के उद्गम की अगर हम बात करें, उद्गम कहाँ है, नासिक। नासिक में कहाँ है, त्र्यंबकेश्वर। कुछ याद आया यहां से? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी भी कह सकते हैं, त्र्यंबकेश्वर पर्वत भी कह सकते हैं, और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कह सकते हैं। क्यों? अब देखिए, अभी इसके पहले जब आपको नर्मदा नदी पढ़ाया था तो वहां भी मैंने आपको दो जो है आपके एमपी में दो आपके ज्योतिर्लिंग बताए थे। कौन कौन से? तो वो थे आपके जो ओमकारेश्वर और श्री महाकालेश्वर। इसके अलावा देखिए गोदावरी की बात करते हैं, गोदावरी की बात करें तो नासिक। अब यहां से देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट, दो चीजें क्यों? देखिए, एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यदि पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। अगर पूरे भारत की बात करते हैं तो वह है आपकी गंगा 2525 किलोमीटर। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नासिक की, तो नासिक में जो है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, यहीं से आपकी गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये आपको पता होगा, ये मैंने बताया था, ये नीचे तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ऊपर ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। तो आंध्र प्रदेश के तट से होती हुई ये जो है ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ज्यादातर नदियां यहाँ से जो है निकलेंगी। कृष्णा नदी भी आपकी आंध्र प्रदेश को टच करती हुई आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये गोदावरी नदी है, कहाँ से निकलती है, आपकी नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के निकट ये बंगाल की खाड़ी से गिर जाती है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी इसकी सहायक नदियां। देखिए, इसकी सहायक नदियां याद करने की एक ट्रिक है। जब भी सहायक नदियों में आपसे कुछ पूछा जाए और ऑप्शन में आपको गंगा दे दिया जाए, यदि उस ऑप्शन के साथ में गंगा लगा हुआ है तो 100%, कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ लोग आपको 99 का गोली देते हैं तो 99 में मत जाइएगा। मैं जो बोलता हूँ 100% श्योर होता है, और 100% वो चीज़ आपके एग्जाम में काम करती है। तो ये आप 100% श्योर रहिएगा कि अगर ऑप्शन में आपको पूछा जाए गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी है, और उन ऑप्शन में अगर किसी भी ऑप्शन में आपको गंगा शब्द मिला है तो आंख बंद करके आप उस ऑप्शन को टिक करिएगा और वो 100% राइट होगा। क्यों? अब देखिए, अगर हम बात करें जो है गोदावरी की सहायक नदियों की, तो गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं वो है आपकी वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, और वर्धा के अलावा इंद्रावती। देखिए, इसकी सहायक नदियां बहुत सी हैं, लेकिन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये चार नदियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये चार नदियां आपकी वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा और इंद्रावती। देखिए, वेनगंगा और पेनगंगा मैंने आपको बताया कि जो है वर्धा आपकी, तो ये देखिए आपको यहां भी गंगा वर्ड मिला है, यहां भी देखिए गंगा शब्द मिला है। तो जब भी गोदावरी की सहायक नदियों की बात आती है तो पेनगंगा, वेनगंगा, उसके अलावा वर्धा और इंद्रावती, ये आपकी चार प्रमुख नदियां हैं। जबकि गंगा की लंबाई की कोई बात करता है तो वो आपकी 2525 किलोमीटर है। ये गोदावरी नदी आपकी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा अगर विशेषता की बात करें तो इसे बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा और दक्षिण भारत की गंगा। अब देखिए, यहां दक्षिण भारत की गंगा लिखने का एक वजह यह है कि ये जो शब्द लिखा है दक्षिण भारत, देखिए दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, इसके बाद जब हम लोग नदी पढ़ेंगे, देखिए यहां मैंने आपको
जो ये पढ़ाया था, देखिए सबसे पहले आपको अरब सागर की नदियां पढ़ाई जो आपकी अरब सागर में गिरती हैं, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। लूनी नदी आपकी कच्छ के रण में गिरती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ जब गोदावरी नदी की बात करते हैं तो गोदावरी नदी जो आपकी वो 1465 किलोमीटर है, जबकि कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो ये और ये कुछ केवल किलोमीटर का फर्क है इसमें। लेकिन अगर कावेरी नदी की बात करें तो ये इससे लगभग 60%, मतलब इसकी अगर बात करें तो ये लगभग करीब 860 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, जबकि कृष्णा की 1401 किलोमीटर की लंबाई है। लेकिन कावेरी नदी जो है उसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा नहीं कहते हैं। जबकि गोदावरी की अगर हम बात करें तो यह दक्षिण भारत की गंगा इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसलिए मैंने ये शब्द देखिए अंडरलाइन भी किया है कि इसको जो है बूढ़ी गंगा, अगर हमसे कोई पूछता है बूढ़ी गंगा कौन सी है तो वो आपकी गोदावरी नदी है। जबकि वृहद गंगा की बात करें, वृद्ध गंगा की, तो वृद्ध गंगा भी आपकी गोदावरी नदी है। और दक्षिण भारत की गंगा की अगर कोई हमसे बात करता है तो वो भी हमारी आपकी कौन सी है, वो है आपकी गोदावरी नदी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं परीक्षा की दृष्टि से, ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो कुछ नदियां जो आपकी हैं, जैसे कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपकी वैनांग नदी है। तो ये चीजें नदियां हैं जो, इसके अलावा जो भी नदियां होंगी उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा कल करेंगे, क्योंकि आज की क्लास बहुत ज्यादा बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि लोग भी ऐसा रिव्यूज में मुझे पता चला है कि लोगों को समझ में तो बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के रिव्यूज ये भी है कि सर आपके वीडियोस जो है वो थोड़ा सा बड़े होते हैं। ऐसा भी मुझे रिव्यूज में मिला है कि लोग ये भी बोलते हैं। तो क्लास को बहुत ज़्यादा बड़ा ना रखते हुए आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम लोगों ने कौन कौन सी नदियाँ पढ़ी, जो आपकी अरब सागर में 5 नदियाँ गिरती हैं, मैंने उनके बारे में आप सभी को बताया, साथ ही साथ गोदावरी नदी के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। अब हम लोग जो कल पढ़ेंगे, कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो कृष्णा नदी के बारे में पढ़ेंगे, कावेरी नदी के बारे में पढ़ेंगे, पेन्नार नदी के बारे में पढ़ेंगे, महानदी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में वैगई नदी के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये इसी के साथ हम लोग लगभग भारत की जो प्रमुख नदियां हैं वो नदियों का टॉपिक लगभग हमारा फिनिश होगा और उसके बाद कुछ नया स्टार्ट करेंगे। और उसके अलावा जो भी टीजीटी के लोग हैं, टीजीटी के लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक है और आपके व्हाट्सएप का लिंक है। आप लोग वहां से जुड़ के चैनल से, टीजीटी के चैनल संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको आज की क्लास के बारे में कोई रिव्यू देना हो तो निश्चित रूप से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां पे डिस्कशन पे आइए, तो वो चीज़ें हम लोग साथ में एक साथ मिलकर डिस्कस करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो उसका सभी लोग मिलकर सॉल्यूशन निकालेंगे। आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग जरूर से जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया, कुछ स्पेशल लेकर। तब तक सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम।